दोस्तों, पिछले सेक्शन में हमने 1.1 की बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए पहले क्वेश्चन को हमने कर लिया था। अब आज सेकंड क्वेश्चन पर हम चलते हैं। इस क्वेश्चन को समझते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ये कह रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ देखो धनात्मक विषम पूर्णांक की बात कर रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। इसका बेसिक लॉजिक क्या है, क्या कहना चाहता है, हम इसको समझते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है, a ग्रेटर देन b हो तो a बराबर होता है bq+r, और जहां r हमेशा 0 से बड़ा और b से छोटा होता है। ये सब बात जानते हो आप। तो यहां से देखिए तो 6q+1, फिर यहां आएगा 6q+2, 6q+3, 6q+5, 4, 6q+5, 6q+6। आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि शेषफल हमेशा देखें तो 0 से बड़ा तो यहाँ 0 आ सकती है, 0 या 0 से बड़ा आ सकता है तो 0 आ गया, लेकिन 6 से छोटा आएगा तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 0 आ गया। तो 0 से बड़ा और 6 से छोटा शेषफल आएगा। ये बात समझ में आ गया। तो कहीं ना कहीं इनके बराबर में क्या होगा, a है, जो कि a हमेशा b से बड़ा होगा, यानी b का अर्थ क्या है, 6 है, तो a हमेशा 6 से बड़ा है। और r की वैल्यू देखें तो r की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी और हमेशा 6 से छोटी होगी। तो ये दो बातें यहाँ से निकलेगी। ये बात समझ में आ गया। इसके बाद में देखें तो a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, पूर्णांक है तो a की वैल्यू 6 से बड़ी है, तो 6 से बड़ी का मतलब हो गया 7, 9, 11, क्योंकि विषम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांकों की बात कर रहा है तो 6, 7, 9, 11, 13, 15 धनात्मक है, पॉजिटिव भी है, दूसरी बात कह रहा है विषम भी है और एक पूर्णांक भी है, तो ऐसे चलता रहेगा। ये बात समझ में आ रही है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्या कहना चाहता है क्वेश्चंस। तो हम बात करें तो यहाँ देखें तो आप देखो कि 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 6q+1, 9 को कितना लिख सकते हैं, 6q+ कितना लिख सकते हैं, 3, फिर देखें 11 को क्या लिख सकते हैं, 6q+ कितना आ जाएगा, 6q की जगह 1 लिखेगा, यहाँ भी 1 लिखा जाएगा, तो 6+1, 6+3, 6 प्लस देखें तो 5, फिर वापस देखें 13 को क्या लिख देंगे, 6 प्लस कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2 तो 12 इंटू 2, यानी देखो 6 इंटू 2 प्लस 1, ये 12 प्लस 1 कितना हो गया, 13 हो जाएगा। फिर यहाँ 6 इंटू 2 प्लस कितना हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 15, 6 इंटू 2 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा, 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 17। तो हमेशा धनात्मक विषम पूर्णांकों को क्या लिखा जा रहा है, 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में लिखा जा रहा है, क्योंकि वैल्यू क्या होती है, जितनी बार भाग जाता है 6 का, जितनी बार भाग जाएगा वही क्या कहलाएगा, भागफल कहलाएगा, और q की वैल्यू अपने आप में बदलती रहेगी। ये बात समझ में आ गया। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपका क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद में यहाँ क्वेश्चन को अब हम एग्जाम के हिसाब से करते हैं कि माना, देखो ए कुछ भी हो सकता है, माना ए एक
धनात्मक विषम पूर्णांक है। माना ए क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है, अर्थात a ग्रेटर देन 6, कि a हमेशा क्या होगा, 6 से बड़ा होगा, जहां b बराबर क्या है, 6 है। अतः शेषफल r हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर लेकिन 6 से छोटा होगा। अर्थात शेषफल क्या क्या हो सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, यही शेषफल हो सकते हैं। तो r बराबर हमारे पास में ये आ गया। तो आगे हम कैसे करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमें इसे करना है। किससे करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसे करते हैं। कैसे करेंगे, देखो a बराबर क्या है, यूक्लिड विभाजन क्या कहती है कि a ग्रेटर देन b हो एंड a बराबर क्या होगा, bq प्लस r। तो केस 1 क्या कहेगा, यहां से केस 1 लगाया। केस 1 कहता है कि a बराबर 6q प्लस जब 0 से शेषफल बचे। केस 1 क्या कहता है, जब केस यदि r बराबर 0 तो a बराबर 6q प्लस 0, तो a बराबर क्या बनेगा, 6q। यदि चूंकि 6 और q पूर्णांक है, अतः 6 गुणा q एक सम संख्या है। केस 2 क्या कहेगा, जब r बराबर 1 हो तो आप क्या लिखोगे, a बराबर 6q प्लस 1। तो देखें तो यहां से क्या आ रहा है, a बराबर क्या आ रहा है, ये 6q क्या होगी, सम प्लस विषम। तो दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, विषम संख्या बनाएंगे। तो a क्या है, विषम पूर्णांक। a क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा। इतना समझ में आ गया। यहां से केस 3 क्या होगा, जब r बराबर 2 हो तो a बराबर क्या लिखा जाता है, 6q प्लस 2। a बराबर क्या होगा, सम प्लस सम मिलकर के क्या बनेंगे, समपूर्णांक। फिर आगे आप क्या लिखोगे, केस 4 r बराबर क्या लिखोगे, 3। तो a बराबर क्या बनेगा, 6q प्लस 3। ये सम प्लस विषम, ये मिलकर के क्या बनेंगे, विषम पूर्णांक। क्योंकि सम और विषम को जोड़ोगे तो हमेशा विषम पूर्णांक आएगा। तो ये भी एक विषम पूर्णांक आया। केस 5 क्या कहेगा, r बराबर 4 रखा तो a बराबर क्या आ जाएगा, 6q प्लस 4, और ये सम प्लस सम मिलकर के क्या बनेंगे, सम पूर्णांक। क्या बनेंगे, सम पूर्णांक। ये सम पूर्णांक, ये सम पूर्णांक बनेगा। कैसा बनेगा, सम पूर्णांक। फिर केस 5 क्या कहेगा, केस 5 के बाद में 6 क्या कहेगा कि r बराबर आपके पास में 5 हो तो a बराबर 6q प्लस 5। तो सम प्लस विषम
मिलकर के क्या बनेंगे, विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक बनेंगे। तो विषम पूर्णांक जब भी बने तो इसका अर्थ हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था विषम पूर्णांक के लिए हमें क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा था। देखो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ क्वेश्चन में आप हमारे पास में क्या आया है, देखो क्या सिद्ध किया हमने कि केस, आप देखो तो केस 2 से क्या आएगा कि a बराबर 6q+1, तो हमेशा विषम पूर्णांक आया है। केस 4 से क्या आ रहा है, हमेशा 6q+3 के रूप में विषम पूर्णांक आया है। केस 5 क्या कह रहा है कि 6q+5 एक हमेशा विषम पूर्णांक आया है। लेकिन यहाँ 6q, केस 1 क्या कह रहा है, जब r बराबर 0 है तो 6q तो एक सम पूर्णांक आया है। केस 3 को देखिए तो 6q+2 हमेशा एक सम पूर्णांक आया है। और केस आपके पास में देखो केस 5 के रूप में देखें तो 6q+4 एक हमेशा सम पूर्णांक आया है। तो केस हमें सिद्ध क्या किया, हमने ये सिद्ध किया कि अतः केस 2, केस 4, केस 6 तीनों से धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। अगले क्वेश्चन पर चलें तो ये ध्यान से पढ़ो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी की बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च का मतलब होता है कि उसके पीछे पीछे चलना है। दोनों समूहों को समान स्तंभों वाले दस्ते में मार्च करवाना है कि उनके जितने स्तंभ, जितनी पंक्तियां लाइन बनेगी उतनी ही, जितने 32 वालों की पंक्ति बनेगी उतनी 616 वालों की पंक्ति बनेगी। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी जिससे वे मार्च कर सके। तो इस क्वेश्चन के सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता है। ठीक है, चलो दोस्तों, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि आपके पास में दो टुकड़ियां हैं। एक टुकड़ी यहाँ है, इस टुकड़ी में कितने सदस्य हैं, टोटल 616 सदस्य हैं। यह 616 सदस्य, ये 616 सदस्य हैं। आगे हम बात करें तो नीचे की तरफ देखें तो एक 32 सदस्यों वाली पंक्ति है। इस पंक्ति में भी कितने सदस्य हैं, टोटल 32 सदस्य हैं। ये एक आर्मी बैंड है। इस आर्मी बैंड के पीछे 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी है, वह इसके पीछे पीछे चल रही है। लेकिन यहाँ जितनी लाइन, यहाँ स्तंभ का मतलब होता है खड़ी लाइनें बन रही है, ये लाइन स्तंभ बन रहे हैं। माना कि ये कितने हैं, वो 3 है। तो यहाँ भी कितने बनेंगे, माना है, हो सकते हैं कि ये 3 है, तो यहाँ भी पीछे की तरफ कितने स्तंभ बनेंगे, 3। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ कितने कॉमन आ रहे हैं, 3 कॉमन आ रहे हैं। तो यहाँ भी कितने कॉमन आ रहे हैं, 3। तो यह जब भी अधिकतम कॉमन लेना है, और अधिकतम कॉमन का अर्थ ही हम क्या बताए थे आपको, एचसीएफ होता है। एचसीएफ क्या होता है कि अधिकतम कॉमन होता है। एचसीएफ क्या होता है, अधिकतम कॉमन होता है। जैसे मैं बात करूं कि 12 और 6 है, 12 और 6 के गुणनखंड किस किस संख्या का भाग जा सकता है, 1 का भाग जा सकता है, 2 का भाग जा सकता है, 3 का जा सकता है और 6 का जा सकता है। भाग तो 1 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है। लेकिन अधिकतम कॉमन कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो अधिकतम संख्या कौन सी है, 6।
यही तो क्या होती है, तो HCF भी कितना होता है इसका 6 होता है। तो HCF जहाँ निकल जाता है वहाँ अधिकतम कॉमन कितना आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ से पता कर सकते हैं कि कितनी स्तंभ बनेंगी, कि 32 स्तंभों में वो संख्या कितनी हो सकती है, समान समान संख्या होगी, समान संख्या 616 में भी समान समान संख्या होगी, तो लेकिन कितने स्तंभ बनेंगे, इसका मतलब इन दोनों का HCF निकाल लो। तो जब HCF निकालोगे तो आप इस प्रश्न में जो 1.1 है उसके आधार पर देखिए तो यूक्लिड विभाजन के आधार पर निकालना पड़ेगा। तो यूक्लिड विभाजन दे नहीं रखा इस क्वेश्चन में, फिर भी हमें यूक्लिड विभाजन से हमें करना पड़ेगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करें इस क्वेश्चन को तो a ग्रेटर देन b हो तो a बराबर क्या होता है, BQ प्लस R होता है, जहां R हमेशा 0 से बड़ा और b से छोटा होता है। तो एक यहाँ देखें तो a बराबर तो क्या है, 616 होगी। तो 616 ग्रेटर देन है 32 से, तो हमें 32 से डिवाइड करना पड़ेगा। 32 से यहाँ 32 से डिवाइड करते हैं 616 को, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 32 घटाएंगे यहाँ से तो कितना आंसर आ जाएगा, 29। 29 6 उतारा, फिर कितनी बार जाएगा, तो यहाँ से 9 बार जाएगा, तो कितनी बार जाएगा, 288। कितनी बार, 288। घटाएंगे तो कितना बचा, 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8 बचेगा। फिर यहाँ हमने 32 में फिर वापस भाग देंगे, तो ये फर्स्ट चरण, ये सेकंड चरण हो गया। सेकंड चरण में तो 4 कितने बार, 4 बार पूरा गया, तो ये 0 शेषफल बचेगा। 0 शेषफल बचा। जैसे ही 0 शेषफल बचा तो यहाँ हमें पता चल गया कि HCF कितना आएगा, 8 आएगा। इसे यहाँ यूक्लिड विभाजन के आधार पर करते हैं तो चरण 1 क्या आ रहा है कि आपने जब 616 में भाग दिया 32 का, तो कितनी बार गया, 19 बार गया, शेषफल कितना बचा, 8 बचा। चरण 2 क्या कहता है कि आपने 32 में जब 8 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 4 बार, शेषफल कितना बचा, 0। तो HCF कितना आ गया, 8 आ गया। तो 8, तो स्तंभों की संख्या, अतः स्तंभों की संख्या कितनी बनेगी, स्तंभों की संख्या 8 होगी। अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। 8 से कम भी हो सकती है स्तंभों की संख्या, तो लेकिन अधिकतम पूछ रहा है तो अधिकतम कितनी हो जाएगी, 8। और अधिकतम होने का अर्थ होता है कि वहाँ HCF ज्ञात करना पड़ेगा। तो ऐसे 8 स्तंभ यहाँ बनाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते 8 स्तंभ बनेंगे। यहाँ भी 1 2 3 4, तो इसका मतलब यहाँ भी 8 का मैं भाग देता हूँ तो कितनी बार जा रहा है, 8 चौक 32। तो प्रत्येक पंक्ति में 4 सदस्य, प्रत्येक जो स्तंभ होंगे उसमें 4 सदस्य होंगे, यहाँ भी 4 सदस्य होंगे, यहाँ भी 4 सदस्य होंगे, तो 8 चौक 32 हो जाता है। यहाँ जब मैं 4 का भाग देता हूँ तो कितना आ रहा है, 4 एकम 4, तो कितना बचा, 2, तो 4 पंजे 20। फिर कितना बच रहा है, सॉरी 8 का भाग देना पड़ेगा 4 का थोड़ी, 8 का भाग देंगे तो 8 सातू 56, तो 8 सातू 56, तो 77 आ जाता है। तो एक स्तंभ में कितने सदस्य आ जाएंगे, 77 77 77, तो 77 को 8 बार गुणा कर देंगे तो वापस 616 सदस्य आ जाएंगे। तो 8 सदस्य अधिकतम, ऐसे 8 स्तंभ ऐसे अधिकतम कॉमन होंगे दोनों में, जहां जहां HCF बना देगा कितना, हमारा 8 बन जाएगा, जिससे वो एक दूसरे की पंक्ति में मार्च कर सकेंगे। पीछे की तरफ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम आगे वाला जो क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की प्रयोग से दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, यहाँ धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप में होता है, कि धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक का मतलब कितना हो गया, 0 तो कोई धन पूर्णांक नहीं होता, इसका मतलब 1 से लेकर इनफाइनाइट तक हो सकता है, के रूप में होता है। 3m या 3m+1, वर्ग का मतलब होता है उसका वर्ग कर लो, के रूप में होता है। अब संकेत क्या दिया गया है कि x एक धनात्मक पूर्णांक है, ये मानना पड़ेगा आपको, यहाँ लिख लिया है। तो एक x धनात्मक पूर्णांक है, तब 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। ये आपको बात पहले बता चुका है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक हमेशा 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है।
जिसके प्रत्येक वर्ग को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। ये बात आपको संकेत में दे चुका है। तो हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पहले भी समझ चुके थे कि ये एक प्रकार की यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेगा, जहां यदि हम कोई भी x एक धनात्मक पूर्णांक मानते हैं तो यहाँ देखिए तो 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा रहा है। तो इसका अर्थ हो गया कि r की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी और 2 से 3 से छोटी होगी। तो इसका मतलब कि माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। a क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ a ग्रेटर देन b है तथा b बराबर 3 है, अर्थात a बराबर बी क्यू प्लस आर और r ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन r एंड इक्वल लेस देन 3 से छोटा और 0 से बड़ा होगा। इसलिए r बराबर क्या होगा? 0 1 2 यहाँ शेषफल प्राप्त होंगे। 0 शेषफल प्राप्त हो सकता है, 1 शेषफल प्राप्त हो सकता है और 2 शेषफल प्राप्त हो सकता है। आगे केस 1 यहाँ लगाएंगे। केस 1 क्या कहता है? जब r बराबर क्या हो? 0 हो, तो a बराबर क्या होगा? 3q प्लस 0। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 3q। दोनों तरफ वर्ग करने पर ये संकेत दिया गया है कि इसके बाद आप वर्ग करो, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर a स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे? 3 का स्क्वायर यानी 9 q का स्क्वायर, ये लिखा जाएगा। तो a स्क्वायर बराबर क्या लिख दिया आपने? a स्क्वायर बराबर क्या हो गया? क्या लिखा जाएगा? देखो 9 को क्या लिख सकते हो? 3 गुणा 3q स्क्वायर। 3q स्क्वायर को आप क्या मान लो? माना 3q स्क्वायर बराबर m, देन a स्क्वायर बराबर क्या लिखा जाएगा? 3m। तो यहां से आपने क्या सीखा कि जब भी आपके पास में कोई भी धनात्मक पूर्णांक को a बराबर 3q लिख रहे थे तो उसका वर्ग हमेशा 3m के रूप में लिखा जाएगा। 3m के रूप में लिखा गया कि उसका वर्ग हमेशा 3m के रूप में लिखा गया। केस सेकंड क्या कहता है? केस सेकंड कहता है कि r बराबर जब 1 हो, r बराबर क्या हो? 1 हो, तो a बराबर क्या लिखा जाएगा? 3q प्लस 1। 3q प्लस 1, तो तब क्या होगा? दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या आएगा? a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का वर्ग करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी का वर्ग हमेशा क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से सूत्र लगाएंगे। a स्क्वायर बराबर 3 का, अब ये देखो a का स्क्वायर का मतलब 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर का मतलब 9q स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी b का मतलब 1 का स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा। 2 गुणा a की वैल्यू कितनी है? 2a है, तो a की वैल्यू कितनी है? 3q और b की वैल्यू कितनी है? तो 1 से गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ से करेंगे तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ये हो गया। यहाँ से मैं क्या करता हूँ? 3 कॉमन ले लेता हूँ। तो 3 कॉमन लूंगा तो यहाँ से 3, ये देखो 3 का भाग लगेगा सभी में, तो 3 3 9, तो 9q स्क्वायर 3q स्क्वायर बनेगा। यहाँ भी 3 का भाग लगाऊंगा तो 2 बचेगा और इंटू q बचेगा। यहाँ 1 को अलग रख लिया, इसमें भाग नहीं लगाया मैंने 1 में, तो 1 अलग रह गया। मैं माना मैं क्या करूँगा? 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m मान लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बराबर क्या लिखा जाएगा? 3m प्लस 1। तो केस सेकंड समझ में आ गया आपको कि उसका वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा चुका है। इससे पहले हमने क्या किया था कि उसका वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m
या 3m+1 के रूप में लिख लिया। अब आगे हम केस किसकी, थर्ड की बात करते हैं। तो r बराबर कितना लेने पर, 2 लेने पर। जैसे r बराबर 2 लिया तो a बराबर क्या बनेगा, 3q + 2। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ मैं क्या करता हूँ, वर्ग करता हूँ। जैसे ही दोनों तरफ वर्ग करता हूँ, तो दोनों तरफ वर्ग करता हूँ तो यहाँ क्या बनेगा, a, यही फॉर्मूला लगाना है। तो a² और 3q + 2 का स्क्वायर। यहाँ से देखूँ तो 3q का स्क्वायर पहले आ जाएगा, तो 3 तिया 9, 9q², 9q² बनेगा। 2 का स्क्वायर का मतलब 4 बनेगा, और फिर 2 गुणा 3q गुणा b का मतलब 2, कितना हो जाएगा, यहाँ से देखे तो 9q², यहाँ से देखे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12q, प्लस यहाँ से 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 + 1 लिख लिया। यहाँ से इन 3 पदों में मैंने क्या किया, 3 कॉमन ले लिया। तो 3 जैसे ही कॉमन लेऊंगा तो यहाँ क्या बनेगा, 3 का भाग लगेगा तो 3 तिया 9, 3q², फिर इसमें 12 में भाग लगाए तो क्या बचेगा, 3, 3 चौक 12, 4q, फिर 3 में भाग लगाए तो 1, +1 अलग रह जाएगा। इसके बराबर मैं क्या मान लेता हूँ, m मान लेता हूँ। तो ये क्या बनेगा, 3m+1। तो अतः यहाँ लिख दिया जाएगा कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक यदि 3q, तो हम क्या लिखेंगे, अंत में ये लिख देंगे बात कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक x के लिए जब 3q तथा 3q+1 या 3q+ के रूप में लिखा जा सकता है, तो उसका प्रत्येक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये बात हम सिद्ध कर देते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, पूर्णांक का घन की बात कर रहा है, पहले वर्ग की बात किया था, तो घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप में लिखा जा सकता है। हमें यह क्या करना है कि हमें, यदि आपने ये मान लिया कि a बराबर 9m 9q+1 के रूप में मान लिया, तो ये लंबी प्रोसेस हो जाएगी। आपको हमेशा यहाँ मानना पड़ेगा कि a बराबर 3q+1 के रूप में मानना पड़ेगा। कि हमें पहले जो पिछला क्वेश्चन देखा तो उसमें ये देखा था कि 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा रहा था। तो उसी रूप में हमें ये मानना पड़ेगा जिससे प्रोसेस ये छोटी हो सके। तो माना, क्या माना, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, a एक धनात्मक पूर्णांक है, a एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो a > 3 के लिए, अर्थात b बराबर क्या होगा, 3, तो a बराबर bq+r, और bq का मतलब 3q+r, जहाँ r हमेशा, जहाँ r हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा और किससे छोटा होगा, 3 से छोटा होगा। इस अर्थात क्या लिखा जाएगा कि r बराबर क्या लिखा जाएगा, 0 से स्पल, 1 से स्पल और 2 से स्पल प्राप्त होगी। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा क्या करोगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है कि a बराबर आपने क्या माना, यदि सॉरी केस वन में क्या मानोगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, r बराबर 0 लेने पर। तो r बराबर 0 लिया तो a बराबर क्या बनेगा, 3q + 0, तो a बराबर क्या बनेगा, 3q। दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, घन करने पर क्या बनेगा, a³ और यहाँ क्या बनेगा, 3q का यहाँ क्या बनेगा, घन बनेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 27³ बनेगा। यदि आप इसको 9 के रूप में लिखना चाहते हो, 9 की फॉर्म के रूप में लिखना पड़ेगा,
तो इसको 9 यहाँ से कॉमन लिया, तो जैसे ही 9 कॉमन लेंगे तो इसका 9 का टोटल में भाग लगेगा। जैसे ही 9 का भाग लगाएंगे तो 3 बार गया, तो 3 बार चला जाता है पूरा पूरा। यहाँ से 27 में जब 9 का भाग देंगे तो 3 बार गया, प्लस यहाँ गुणा क्या बचा, क्यूब, क्यू क्यूब बच गया। तो हमें माना क्या किया, माना क्या, 3q क्यूब को क्या माना, m मान लिया। तो क्या लिखा जाएगा, a क्यूब बराबर क्या लिखा जाएगा, 9m। केस सेकंड क्या कहेगा, केस सेकंड को देखें तो r बराबर 1 लेने पर, तो r बराबर जैसे ही 1 लिया तो a बराबर क्या बनेगा, 3q प्लस 1। दोनों तरफ क्या करेंगे, घन कर देंगे। जैसे ही दोनों तरफ घन करेंगे तो a क्यूब बनेगा, इधर क्या बनेगा, 3q प्लस 1 का घन। अब हम जानते हैं कि a प्लस बी का यदि कोई घन करते हैं तो यहाँ क्या बनता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू 3ab a प्लस बी के रूप में लिखा जाता है। यहाँ घन बनता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab गुणा a प्लस बी के रूप में लिखा जाता है। तो a क्यूब ऐसे कैसे लगाया। अब यहाँ देखो a की वैल्यू तो कितनी है, 3q, और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, b की वैल्यू है 1। जब a क्यू इसका घन करते हैं तो a क्यूब आता है, यानी 3q का घन करेंगे तो 27 क्यूब आ जाएगा, प्लस b का घन करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 का कोई भी कितना भी घन करो 1 ही आता है, कितनी भी पावर लगा लो 1 की कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैंने यहाँ से क्या करता हूँ, गुणा 3 a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, 3q गुणा 3q। फिर b की वैल्यू 1 आ रही है तो 1 से गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्लस गुणा a की वैल्यू कितनी आ रही है, 3q प्लस 1। ऐसे कैसे लिख दिया जाएगा। फिर यहाँ से मैंने क्या किया कि a क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, 27 क्यूब आ जाएगा, प्लस देखो 3 तिया 9, 9 30 27 के अंदर मल्टीपल होगा, जो ये आपकी कोष्टक रखेगा तो 3 तिया 9, 9 30 27, 27 और क्यू स्क्वायर बन गया, क्यू और क्यू गुणा कर देंगे तो क्यू स्क्वायर बन गया। फिर यहाँ से देखें तो 3 तिया 9, 9 को फिर 1 से गुणा करेंगे तो 9 प्लस 9 प्लस आ जाएगा बीच वाला निशान, तो 3 तिया 9 क्यू बन जाएगा। फिर यहाँ से देखें तो 1 बचा हुआ है। यहाँ सभी में देखें इन 3 पदों में तो 9 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से मैंने 9 कॉमन ले लिया। जैसे ही 9 कॉमन लेऊंगा तो यहाँ 9 का भाग लगेगा, तो 9 ती 27, तो यहाँ से 3 बच गया तो 3q बच जाएगा। यहाँ भी 3 बचेगा, 3q स्क्वायर बचेगा। यहाँ से 1 सिर्फ 1 बार जाएगा तो q बच जाएगा प्लस 1। यहाँ मैंने इसको m के बराबर लिख दिया तो a क्यूब बराबर क्या बनेगा, 9m प्लस 1। तो केस सेकंड में क्या लिख दिया, 9m प्लस के रूप में लिख चुके हैं। केस थर्ड हमारे पास क्या बनेगा, केस थर्ड ये बनेगा, केस थर्ड में क्या बन रहा है कि r बराबर क्या लेना पड़ेगा, 2 लेने पर। r बराबर जैसे ही 2 लिया तो a बराबर क्या बनेगा, 3q प्लस 2। दोनों तरफ घन कर दिया तो a क्यूब बनेगा, और इधर 3q प्लस 2 का घन करेंगे तो क्या बनेगा, पहले तो 3 का घन करेंगे तो 27 क्यूब हो जाएगा, फिर 2 का घन करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर आपको क्या करने का, 3 इंटू 3q गुणा 2 करना पड़ेगा, फिर प्लस ये ऐसे कैसे उतारना पड़ेगा, तो 3q प्लस 2 ऐसे कैसे उतार दिया। मैं यहाँ a क्यूब बराबर क्या लिखूंगा, 27 क्यूब लिख दिया। फिर इस फॉर्म को मैं सोल्व करता हूँ तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 को अंदर पहले इससे मल्टीपल करते हैं तो 18 तिया 54, 54 क्यू बनेगा। फिर इस 3 तिया 9, 9 दूनी 18 को 2 से गुणा करूंगा तो या सॉरी ये क्यू और क्यू भी तो मल्टीपल होगा पहले, तो ये 54 क्यू स्क्वायर बन जाएगा, प्लस अब 3 तिया 9, 9 दूनी 18 को 2 से मल्टीपल किया तो 18 दूनी 36 क्यू बनेगा, क्योंकि क्यू एक ही है यहाँ। फिर प्लस 8 बचा हुआ है तो 8 को अलग रख दिया। तो यहाँ फिर मैं क्या करता हूँ, सॉरी आज लाइट बार बार बंद हो रही है, थोड़े मोबाइल में प्रॉब्लम आ रही है बैटरी डाउन होने की वजह से, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो a क्यूब बराबर क्या बनेगा, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 9 को कॉमन लिया तो यहाँ क्या बनेगा, 9 कब जैसे भाग दूंगा तो 3 क्यूब बनेगा, 3 इंटू
क्यू का क्यूब बन जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 9 छिंगा 54, 6 क्यू स्क्वायर, 9 चौक 36, 4 बार 4 क्यूब, ये बनेगा प्लस 8 बचेगा। यहाँ मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, m के बराबर रखा तो a क्यूब बराबर क्या लिख दूंगा, 9m प्लस 8 लिख दूंगा। तो इसका मतलब मैंने क्या लिखा कि अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है, 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है। दोस्तों, आज हमने 1.1 प्रश्नावली को पूरा कर लिया है। इसके सभी क्वेश्चन आसानी से समझे हैं, लेकिन लाइट की वजह से थोड़े से मिस्टेक हो रही थी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो दोस्तों, आगे ऐसे क्वेश्चंस और देखने या जारी रखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, और आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू से और शेयर कीजिए।